आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा जी, ये जो है ना, हाँ, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसको आप रिकॉर्ड करके ना इसी अपना जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप वाला, इसी पे डाल दीजिएगा, सभी को मिल जाएगी, प्लीज। व्हाट्सएप में? हाँ, डाल देंगे, चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है। इसी ग्रुप पे डाल दीजिएगा, अरे मेरे सभी को भाई मिल साहब, जाएगी। व्हाट्सएप में जाता नहीं ना इतना बड़ा प्रोफाइल। असल में क्या है कि हम लोग भी, आचार्य जी, हम लोग गांव में रहते हैं, तो हमें भी सिग्नल की दिक्कत है। मैं अभी छत पे बैठा हूँ, और हो सकता है मेरा चेहरा भी आप देखना पा रहे हो जी। कि यहाँ और समस्या की दिक्कत आती है सब एक। जी। अभी आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? आप लोग स्क्रीन स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये जो लैपटॉप का जो ये जो है आउटलुक देख रहे हैं आप लोग? जी। मैं वेबसाइट को खोल रहा हूँ, ये हाथ दिखाई दे रहा है आपको, आप लोगों को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जिनको क्लियर नहीं है। दिखाई दे रहा है, जिनको सुनाई आवाज नहीं दे रहा है, कृपया वो भी शांत रहे। आपको हम वीडियो भेज देंगे बाद में, टेंशन मत लीजिए। ओके ओके। क्लास को आप लोग सुचारू रूप से चलने दीजिएगा। बिल्कुल अभी सभी लोग अपनी आवाज को बंद रखिए। बीच में आप बोलेंगे मेरा दिमाग का रिदम टूट जाएगा, काम खत्म हो गया। अच्छा चलिए, तो हमें जो नाड़ी चेक करना है, इसे हम बोलेंगे रेडियल आर्टरीज। तो यहां पर हमें चेक करना है। चेक कैसे करना है? तो देखिए, जैसे हमने कहा, इस यहां से इधर सबसे पहले हमारे हृदय से जोर से पंप मारेगा, ब्लड सर्कुलेट होगा, रस और रक्त संपूर्ण शरीर के रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस के बदौलत सभी शरीर के नस नस में वो रस और रक्त हृदय फैला देता है। ऐसे में इसी क्रम में, क्योंकि हमने पहले कहा कि इसे हमने जीव साक्षिणी कहा, हमारे जीव के हमारी शरीर के जो शरीरेंद्रिय मन सत्वात्मक संयोग इति आयु के बारे में हमने जो बात किया था, उन आयु को समझाने वाला है ये। तो यहां हमें जीव साक्षी के बारे में जानना है। अब यहां जो दिखेगा आपको पल्स, जो दिखेगा, जो पल्सेशन लगेगा, जो आपको अनुभव होगा, जो हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि उस स्पाइक को आपने किस तरह से जानना है, देखना है, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन जो भी यहां से आपको समझ में आएगा, वो बखूबी उस व्यक्ति के शरीर में, अगर उसने अभी कुछ देर पहले अगर रोटी भी खा के आया है दही के साथ, तो आप कहोगे भाई दही के साथ रोटी खा के आए हो। क्योंकि ये जीव साक्षिणी, यह कार्य सिर्फ यहीं पर संभव है। तो आपने यहां 3 उंगली रखने का विधि क्या है? यह जो आपका जो मणिबंध बोलते, देखिए जरा आप अपने हाथ में आप देखिए अपने हाथ में मणिबंध वाला, जहां पर ये रेखा आपको जो समझ में आएगा, जो ये रेखा जहां आपको ये समझ में आएगा, ये रेखा, ये देखिए ये मणिबंध की जो रेखा है, यहाँ 3 रेखा आपको शायद दिखाई देगा। ऊपर मोटा, बीच में पतला सा और नीचे भी मोटा। इस मोटे रेखा से आपने इस तरह से एक अंगुल को लगाना है। एक अंगुल को लगाने के बाद यहां पर आपने निशान लगाना है, इस जगह में, इस पॉइंट में। अब यहां पर आपने सबसे पहले अपना इंडेक्स फिंगर, यहां मिडल फिंगर और यहां अपने रिंग फिंगर करके 3 उंगली को आपने यहां पर सजाना है। कैसे सजाना है? देखिए जरा, मैं आपको ये यहां पर ये भी दिखा देता हूं कि इसको आपने सजाना कैसे। ये देखिए जरा, इस तरह से आपने अपना उंगली को यहां सजाना है। देखा आपने? ये देखिए जरा किस तरह से एक उंगली, ये देखिए जरा, ये हमारा मणिबंध है। मणिबंध से एक उंगल नीचे सबसे पहले हमने तर्जनी उंगली को रखा, वात से संबंधित व्याधि को समझने के लिए। सिंपल सी बात है। इस बार मैं आपको नाड़ी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग कह रहे थे सर मेरे सिर के थोड़े से ऊपर से होते हुए गुजरा है, जैसे तीर गुजरता है, तो ऐसा अभी इस बार हम आपको होने नहीं देंगे। यहां से एक अंगुल देखिए जरा कितने गैप में ये रखा है। यहां पर वायु को देखेंगे, यहां सेंटर में पित्त को देखेंगे, यहाँ कफ को देखेंगे। इतना तक तो सभी लोग जानते ही होंगे। बस इतना आइडेंटिफाई कर लो। यहां उंगली रखने का एक ही तरीका है कि यह जो नाखून है स्किन में टच होना चाहिए। समझ में आया? आप लोग करिए अपने अपने उंगली में। नाखून को यहां हमें क्या करना है? टच करना है। नाखून टच होनी चाहिए। और नाखून के जस्ट सामने देखिए ये वाला जो स्किन है, ये बहुत तगड़ा सेंसर है। एक चीज ध्यान देना, हमारे शरीर के जो भी टफ वाली भाग, जैसे ये है, ये बड़ा
सेंसर है, यहाँ होता है सेंसर। जीभ के जस्ट टिप में सेंसर रहता है। जी, हमारे शरीर के बाहरी जो परत है स्किन के, वो बहुत बड़ा सेंसर होता है। तो शरीर के स्किन के जो टिप वाला जो भाग है, जहाँ पर भी इस तरह के जो टिप आएगा, वो समझ लो कि बड़ा सेंसर है शरीर की गतिविधियों को समझने के लिए। तो उसी सेंसर का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे इस जीव साक्षिणी, इस व्यक्ति के जीव साक्षिणी को जानने के लिए। अब एक सवाल और रह जाता है कि आखिर क्यों हम इसी जगह में क्यों हम नाड़ी को चेक करेंगे? क्योंकि नाड़ी चेक करने के लिए आचार्यों ने और भी बहुत सारे जगह उन्होंने बताया है। तो उसका मुख्य कारण ये फोटो में आपको यहाँ समझ में आएगा। शरीर में बहुत जगह आर्टरीज है, बहुत जगह नाड़ियां हैं, बहुत जगह ये धमनी जो है हर जगह से होते हुए गुजरता है। लेकिन यहाँ जो धमनी है वो स्पेशल भगवान ने, अल्लाह ने, या जो भी आप जिनको आप मानते हो, उन्होंने आपके लिए स्पेशल रखा है। हमारे पूर्वाचार्यों ने जो नाड़ी परीक्षण को समझने वाले थे, उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि और जगह जितने भी जहां से भी हम जो नाड़ी चेक कर सकते हैं, जहां पर पल्सेशन लगती है, जैसे गले के नीचे आप देखेंगे वहां पर आपको पुटुट पुटुट करते हुए महसूस होगा, होगा नहीं होगा? कहाँ कहाँ होता है? एक तो नाक के आसपास में होता है, और एक कान के पीछे भी होता है, एक गले के नीचे होता है साइड में, एक हमारे जो पेनिस के नीचे भी होता है। ऐसे करके बहुत जगह है जहां पर ये पल्सेशन हमें स्पष्ट दिखता है। लेकिन वहां पर जीव साक्षी ने उसको नहीं माना, और वो जो एरिया है वहां पर स्पेसिफिक नाड़ी परीक्षण करने के लिए नहीं बताया। अगर आपको यहाँ से कोई चीजें समझ में नहीं आती, जैसे किसी के ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गले में कोई दिक्कत है, तो गले में जो जहाँ पल्सेशन होती है वहां देखे, अच्छी बात है। यहाँ अगर समझ में ना आए, लेकिन यहाँ तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, अभी इस नाड़ी परीक्षण के विस्तृत विधा को हम आपको सिखाने जा रहे हैं, तो उन तमाम दूसरे एरिया में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से समझ में आएगा। तो यहीं पर अपने 3 उंगली को क्यों रखना? क्योंकि देखिए जरा, इसके नीचे ये एक हड्डी का एक ऐसा जगह है, हड्डी जो है एक इस तरह से ये बनाया हुआ, बिल्कुल प्लेट जैसा। उस हड्डी के प्लेट के ऊपर एक ये नस है, जिसे हम धमनी बोलेंगे, रेडियल आर्टरीज बोलेंगे, और उसके ऊपर बिल्कुल पतला सा झिल्ली है। ध्यान देना, ये हड्डी बहुत दूर तक नहीं है, और ये झिल्ली भी बहुत दूर तक नहीं है। यानी कि इस जगह में जब आप अपने उंगली को रखोगे, तो नीचे ये हड्डी का एक सतह मिलेगा आपको, ये बोन मिलेगा यहाँ पर, और ये ऐसा ही रहेगा जैसे थाली है, जैसा एक प्लेट है, जैसा एक लकड़ी का पाटा है, जैसा एक पत्थर का पाटा है, जैसा एक हड्डी का बिल्कुल प्लेट जैसा यहाँ सीट बैठा रखा हो नीचे, और उसके ऊपर यह जो धमनी है, यह जो रेडियल आर्टरीज है, इसके ऊपर से गुजर रहा है। और यहाँ पर जो 3 उंगली के जस्ट जो एरिया है, उतने एरिया में बिल्कुल छोटा सा बाहरी जो स्किन का जो परत है, बहुत पतला है, बहुत ही ज्यादा पतला है। उस पतला होने के वजह से जब आप यहाँ उंगली रखोगे इस जगह में, तो क्या होगा? उंगली रखते ही आपको स्पष्ट रूप से यहाँ बहने वाली जो तरंग है, यहाँ बहने वाली जो ब्लड है, उस ब्लड में जीव साक्षी, जो साक्षिणी के बारे में हमने जो बताया था कि उसके हृदय में क्या चीजें हैं, शरीर में कौन से दोष है, रस धातु में क्या है, रक्त धातु में क्या है, आहार द्रव्य से जो निकला उसका रस का क्या परिणाम है। अगर वो कफजनक कोई कफ कारक भोजन खा के आया है, तो उससे रस में जो कफ का गुण बढ़ेगा वो आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। अगर कोई आदमी अपने आहार में, ध्यान देना, जब भी हम कभी कोई आहार सेवन करते हैं, ये चीज समझने वाली बात है, आप चाहो तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जब भी हमें कोई आहार का सेवन करते हैं, तो वो आहार सेवन होते ही उस आहार से कफ बनना है या पित्त बनना है, या उससे वात का निर्माण होगा, या उससे रस धातु का निर्माण होगा। उन सभी को पोषण करने की जो द्रवत्व गुण है उस आहार में होता है। समझ में आया आपको? जैसे जैसे पचन क्रिया से पचता हुआ पहले हमारे स्टमक में, हमारी जो है आमाशय में पहले जाएगा, फिर उसके बाद छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, फिर आमाशय से लिवर में जाएगा, फिर धातुओं में जाएगा, भूताग्नियों के पास जाएगा। तो जिसको जिसको जो जो रस चाहिए, जब हम भोजन करते हैं तो वहां ऑटोमेटिकली विद्यमान रहता है, नहीं रहता?
वहाँ विद्यमान रहता है। जल महाभूत के लिए जो जल चाहिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो जल तत्व रहता है, जो पानी रहता है, वो जैसे ही हम भोजन करेंगे, आगे जब जाएगा, तो वो डायरेक्टली जल महाभूत के पास जाएगा। तो इसी तरह से प्रत्येक महाभूत में जो भी हम भोजन करते हैं, उन भोजन में इतनी सारी चीजें होता है। आपने खा तो एक रोटी लिया, आपने खा तो एक रसगुल्ला लिया, आपने खा तो गन्ने का जूस लिया, लेकिन वो गन्ने के जूस में जो जिन जिन धातुओं को पोषण करने की जो ताकत है, वो निरंतर आगे बढ़ते जाएगा और उस धातु के सामने पहुंच करके उसको पोषण के लिए वो बैठ जाएगा। तो इन सभी चीजों को हम इसी जगह में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको हम यहीं से हम देख सकते, क्योंकि इसे हम जीव साक्षिणी बोलेंगे पहली बात तो, क्योंकि जीव साक्षिणी है ना। अगर वो हमारे अगर शुक्र धातु को पोषण करने वाले, मान लो कि आपने घी ले लिया, अब घी है तो घी कफ वर्गीय है, तो जब आप खाओगे तो कफ को भी पोषण करेगा। और घी जो है वो ब्रीह्मण है, वो शुक्र वर्धक है। तो धातु लेवल में जैसे जैसे वो आगे क्रम में बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते क्रम में जब शुक्र के पास पहुंचेगा तो शुक्र कहेगा हाँ ये मेरा दोस्त आ गया, ये मेरा आदमी आ गया, ये मेरा बंदा आ गया, या मेरे पोषण के लिए आ गया। लेकिन मांस धातु के सामने पहुंचता है तो मांस धातु कहता ये मेरा चीज नहीं है। मेद धातु कहेगा ना ये मेरा चीज नहीं है। तो इस तरह से जो पोषण अगले जिस धातु में जाकर के उसने करना है, उस पोषण को, यानी कि जब आपके सामने कोई घी खा के आएगा तो यहां से आप उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र वह स्रोतस का जो, क्योंकि ये जीव साक्षी है, इसको सीखने की विधा हम यहाँ से बाद में स्टेप बाय स्टेप करके हम यहाँ पर समझते जाएंगे। तो यह जीव साक्षिणी है। तो यहाँ एक प्लेट है, ये आपको सपोर्ट देगा इस नाड़ी को नीचे दबाने के लिए। यह जो नाड़ी है जिसे हम रेडियल आर्टरी बोलेंगे, इसका साइज जो है दोस्तों 4 mm का साइज होता है। कितना बड़ा साइज होता है? 4 mm। मुझे ये बात बोलने के लिए यहाँ इसीलिए जरूरत पड़ी, क्योंकि जब आप इसको नीचे की ओर प्रेस करोगे तो इस बात को दिमाग में ध्यान में रख करके प्रेस करना है कि इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। इसीलिए अगर आप श्वास प्रश्वास को बहुत तेज करके उसको दबाओगे तो श्वास के वेग से भी वो आपके उंगली को नीचे और नीचे ले जाएगा। और उसके बाद वो 4 mm का जो नाड़ी है, जो आर्टरीज है, वो सही तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि हम उस नाड़ी के किस एंड में पहुंचे, धातु लेवल में पहुंचे, या हम यहाँ पर दोषों के लेवल में पहुंचे, या सब दोष के लेवल में पहुंचे, कहाँ हम पहुंचे। इसीलिए 4 mm का नाड़ी है, नीचे प्लेट लगा है, ऊपर एक झिल्ली है, उसके बीच में एक 4 mm का एक वहां पर आर्टरीज है, एक नस है। उस नस में बहुत सारे धातु, बहुत सारे रस रसायन वगैरह को लेकर के रक्त और रस वहां विचरण करता है, वहां पर बहता है। हम अपने उंगली लगा करके उसमें से जो भी चीज बह रहा है, बहने वाला जो चीज है वो हम बाद में आगे स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे। जो भी चीज वहां जो बह रहा है ना, वो बहने वाला जो चीज है, जो बहने वाला जो चीज है, जैसे अगर ठंडी हवा बहती है तो ठंडी हवा बहने से क्या होगा, शरीर में ठंडाहट महसूस होगा। अगर हवा गर्म बहेगा तो गर्माहट आपको महसूस होगा। लेकिन हवा जिस तरह से दिखता नहीं है, उसके स्वरूप, उसके गुण आपको महसूस होता है। ऐसे ही नाड़ी से भी हमें, अगर उस रक्त में कफ वर्गीय कुछ गुण होगा तो उसके गुरु, उसके मंद गुण आपको अपने उंगली के नीचे महसूस होगा। बस आवश्यकता है कि कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे पहचाने कि यह जो ब्लड में मुझे जो दिख रहा है वो कफ वर्गीय है, वो पित्त वर्गीय है, या वात वर्गीय है। वर्गीय का मतलब है कफ का गुण वाला कोई चीज, पित्त का गुण वाला कोई चीज, या वात का गुण वाला कोई चीज इस नाड़ी के, इस उंगली के नीचे, उस धमनी में, उस रेडियल आर्टरीज में मुझे दिख रहा है, उस नाड़ी में मुझे दिख रहा है। उसको जानना जरूरी है। इन्हीं बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। बस सवाल था कि वहीं पर क्यों, तो वहीं इसीलिए क्योंकि उसके नीचे जो एक प्लेट है वो भी उतने एरिया में जितने एरिया में हम अपने 3 उंगली को रखते हैं। इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जहां पर आप करिए, जरा पहले इसको देखते हैं।
आप लोग कृपया प्रयास करें। ये आपका थंब है। ये मोटा वाला, ये हमारा जो उँगली है, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। विनोद गुप्ता जी, आप कर रहे हैं, आप जानते होंगे शायद। नीचे आइए, यहाँ गांठ है। इस गांठ से श्लोक देखो जरा, श्लोक के आधार पर हम बात करेंगे। श्लोक क्या बोलता है, इस गांठ के बारे में श्लोक क्या बोलता है, श्लोक को समझना होगा। बिन आयुर्वेदिक बिन जो है ग्रंथ के आधार को लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए श्लोक क्या बोलता है उसको लेकर के हम आगे चलेंगे। देखो अंगुष्ठ अंग, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस कुछ श्लोक को आप लोगों ने जरूर याद रखना है। कुछ श्लोक है जिसको आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ जी, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? हाँ जी क्लियर है जी। ठीक है, देखिए क्या लिखता है। जी करस्य अंगुष्ठ मूले अंगुष्ठ मूल मध्य पश्चिम भाग मध्यम। अंगुष्ठ यानी वही हमारी जो मोटा वाला उंगली है, उसके मूल में जहां से अभी हमने आपको दिखाया था मणिबंध वाला जो है, मूलम अधि पश्चिम, उस मणिबंध के पश्चिम भाग में आगे की ओर उसको आप स्लाइड करिए, आगे की ओर आप नाड़ी को अपनी उंगली को लेके जाइए। भाग मध्यम, उसके मध्य भाग में नाड़ी प्रभंजन गतिम सततम, पर सततम यानी कई बार। देखो इस शब्द को ध्यान देना, बाद में आप कहोगे सर संस्कृत के वजह से नहीं हुआ, बात नहीं बनी। अंगुष्ठ यानी हमारे अंगूठे के, मूल यानी उसके जड़ में, यानी जहां पर अभी मैंने आपको दिखाया था जहां वो गांठ है, उस गांठ के पश्चिम भाग मध्यम, थोड़े से आप स्लाइड करोगे आगे की ओर उंगली लेके जाओगे तो उसके मध्य भाग में, मध्य भाग यानी कि मध्य जो शब्द है वही जो रेडियल आर्ट जिसके नीचे हड्डी के प्लेट जैसा बना है, उस प्लेट के जस्ट मध्य भाग में ये बात बताया गया है। उस जो गांठ आपको दिखाई दे रहा है, उस गांठ के स्लाइड करना है आगे, वहां 3 उंगली को रखना है। और ध्यान देना कि वो जो रेडियल आर्टरीज है उसके ऊपर आपका उंगली बसनी चाहिए और वहां नाखून आपको स्किन में टच होना हुआ चाहिए। जिसका लंबा नाखून है वो काट दे, नहीं तो नाखून से रोगी के स्किन में वेदना हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि स्किन में हमें नाखून के साथ स्पर्श करना है, ताकि वह जो वैद्य है उसको अपने नाखून के जस्ट सामने लगता हुआ जो स्किन का जो टिप भाग है, जो जिसे हमने अभी सेंसर बताया, उस सेंसर में नाड़ी प्रभंजन, भंजन प्रभंजन मतलब स्पाइक होना, गतिम किस गति से वो स्पाइक हो रहा है वो समझ में आएगा, लेकिन सततम परीक्षित, बार 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 उसको परीक्षा करते रहो। समझ में आया? बार 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 उसको परीक्षण करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। बार बार परीक्षण करने से आपको क्या होगा, वो चीजें आपको वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे नाड़ी तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर एक मर्म में, मुझे ये इसका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर कोई मर्म जानने वाला है तो आप बताए जरा, इस मर्म का नाम क्या है। यहां जो एक मर्म होता है जिसको ऐसा करके प्रेस करते हैं, क्या है इस मर्म का नाम? इस मर्म का नाम मैंने लिखा था, एक सेकंड। हाँ, इसका मुझे इसका शायद तल हृदय बोलते, ऐसा इसको तल हृदय ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, इसको तल हृदय या ऐसे कुछ बोलते हैं। चलिए वो बाद में देख लेंगे क्या है उसका नाम। तल हृदय है ना? हाँ, तो ये जो तल हृदय बोलते हैं इसको, तल हृदय ये भी होता है शायद, है ना? अभी मुझे नाड़ी इसका मार्ग के बारे में ज्यादा नहीं, ये भी तल हृदय है, ये भी तल हृदय है, बहुत जगह। हाँ आचार्य जी वही है तल हृदय, जी बीपी कंट्रोल रहता है उस जी, जो तल हृदय जो है, हाँ बीपी कंट्रोल रहता है। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है हमें, तो जो तल हृदय है उसमें हमें क्या करना है, प्रेस करना है। अगर किसी का पल्सेशन आपको दिखता नहीं है,
वह नाड़ी के गति स्पष्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, पल्सेशन आपको नहीं लग रहा है, तो आपने क्या करना है, जो तल हृदय है वहां पर आपने थोड़ी देर तक प्रेस करना है। प्रेस करने से ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका प्रॉपर बनेगा। फिर उसके बाद आपको जो नाड़ी है वो सही तरीके से प्रभंजन गति, उसकी जो भंजन गति है वो आपको दिखेगा। उसके बाद फिर जाकर के आपने सततम परीक्षित, बार 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 बार, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, कितने अच्छे से संस्कृत में है ना, सा मुंच, बार बार मुंच है ना, बार बार उसको दबाना फिर छोड़ना फिर दबाना। प्रभाषिणी, नाड़ी प्रभाषिणी, फिर वो जो नाड़ी है ना आपको जरूर आपको बता ही देगा कि हाँ ये जो है यहाँ कफ है, पित्त है या वात है, ये सब दोषा है ना, कफ के दोष, कफ के भेद, पित्त के भेद, वात के भेद, ये सारे चीजें आपको वहां से फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जहां से हम नाड़ी को, अब आप सभी को पता ही है कि हमारा जो आप लोग मेरे फेस को देख पा रहे हैं, आप लोग मेरे फेस देख पा रहे होंगे। हाँ अब जैसे कि अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि नाड़ी सीखने के लिए आए हैं। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे हम वात को देखेंगे, मिडिल फिंगर से हम पित्त को देखेंगे और रिंग फिंगर से हम कफ को देखेंगे। ये तो आप सभी लोग जानते ही है, इससे अनभिज्ञ तो कोई है नहीं। तो इसको सामुंच मुंचालमिति प्रवासिनी, बार बार इसको हमें दबाना है, बार बार दबाना है। इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे करके रखना है, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे करना है। उसके बाद सामुंच मुंचाल, बार बार उसको दबाना है, नीचे तक जाना है, डीप तक, फिर सुपरफिशियल आना है, फिर डीप जाना है, फिर सुपरफिशियल आना है। कहाँ स्पाइक हो रहा है उसको भी हमें ध्यान देना है, कहाँ नहीं हो रहा है उसको भी देना। सामुंच मुंचाल का अर्थ एक और कारण एक ये और भी है कि हमें उस हमारी जो धमनी है, जीभ साक्षिणी, जो हृदय से जो व्याप्त होकर के आगे की ओर जो सर्कुलेट कर रहा है जो ब्लड, उसको भी हमें एक तो सर्कुलेट करना है, और दूसरी बात हमारे जो आर्टरीज है, हर पेशेंट के जो शरीर में जो पल्स है उसकी जो साइज है ना, हमें सबसे पहले दबा करके उसके साइज को हमें पहले देखना है ना। जो बकरा काटते हैं, कसाई जो होता है, जो बकरा काटने वाला, पहले क्या करता है, उसके बकरे के गर्दन में हाथ रखता है, देखता है कितना बड़ा साइज है उसका, करता है कि नहीं करता, देखता है, ऐसा पकड़ के देखता है, ये इधर उधर देखता है, नीचे ऊपर देखता है कितना बड़ा। उसके बाद फिर उसी अंदाज से फिर वो छुरी चलाता है, खड्ग चलाता है, तो फिर उसको अंदाज हो जाता है कि हाँ मैं इतना मारूंगा तो मेरा जो हथियार है वो नीचे जाकर के जमीन में टकराएगा नहीं, और जो जानवर वो भी कट जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, उस व्यक्ति के जो जो नाड़ी है, जो जीभ साक्षी हम बोलेंगे, रेडियल आर्टरी, उसका साइज कितना बड़ा है। नाड़ी जब जैसे हम पहली बार उसके जब चेक करेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो पहले दिमाग में ये बसानी चाहिए कि इसका साइज कैसा है। ठीक है, जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर आना नीचे आना। तो इससे क्या होगा, दिमाग में एक चीज बस जाएगा कि इस व्यक्ति का नाड़ी का जो साइज है वो ऐसा है, इतना छोटा इतना बड़ा अंदाज हो जाएगा। उसके बाद अंदाज होने के बाद फिर हमें आसान होगा उसका सुपरफिशियल कहाँ जाना चाहिए, डीप कहाँ है, उसका मध्य भाग कहाँ है, उसके धातु लेवल कहाँ से देखे। उसके जो 4 भाग हम बाद में करेंगे, उस 4 mm उस रेडियल आर्टरीज का हमें बाद में 4 भाग करना है। प्रत्येक 4 भाग से हमें एक एक चीजें देखना है, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी पहले वो 4 भाग करने की प्रोसेस तो जानना होगा ना जी। इसीलिए नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना, ऊपर आना, ऐसा करके पहले हमें उस नाड़ी के साइज को देखना है। साइज देखने के बाद फिर हम बाकी के जो सिद्धांत हमारा उसमें हम उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाऊंगा, जो मुझे स्क्रीन अपना शेयर करना पड़ेगा फिर लैपटॉप का। मेरे वेबसाइट में आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूं, जो भी मैं बोलता हूं ये सभी मेरे वेबसाइट में नोट किया हुआ है। जाकर के आप ayushyogi.com में जाकर के उसको ब्लॉग को खोलिए, नाड़ी परीक्षण का फर्स्ट क्लास का जो है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा ये चीजें आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा आप, एक सेकंड। हाँ,
क्या तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे अब? चुप रहे ना? हाँ बिल्कुल जी। अब जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ की कुछ बातें हैं, नाड़ी को समझने से पहले जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं यहाँ पर हमारे इस ग्रुप में, हमारे इस क्लास में अभी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएमएस किए हैं, शायद कुछ एमडी किए हुए भी स्टूडेंट भी होंगे। उनके लिए तो ये सारी बातें बिल्कुल माखन की तरह है, उनको समझने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन जो नए हैं, जिनको आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, उनके लिए ये शब्द को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इंसान के शरीर में जो भी हम जो डायग्नोस करते हैं, जो भी हम जो डायग्नोस करते हैं, वो डायग्नोस करने के कुछ विशेष आधार होते हैं। बिना आधार कभी डायग्नोस नहीं होता। समझ में आया? बिना आधार कभी भी डायग्नोस हो नहीं सकता। नाड़ी को कब देखना है? हालांकि सभी रोगों में नाड़ी देख सकते हैं, लेकिन ग्रंथकार ने कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसके ऊपर नाड़ी को देखने के लिए बताया है। नाड़ी हालांकि शरीर के हर एक व्याधि को बताने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है, मैं आपके सामने फेस टू फेस आऊंगा, ये बातें आपके फेस को देख करके, क्योंकि फेस ही हमें बताएगा कि आपको ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। जो नाड़ी है, नाड़ी से जैसे कि अब हम यहाँ क्लास में बात करेंगे ही, नाड़ी से हम ही सभी रोगों के बारे में हम समझेंगे। हर तरह के रोग को हम बाद में सीखेंगे ही, धातु लेवल की बात हो या ऑर्गन पल्स की बात हो, सभी तरह की बात हम समझेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन जरूर है। हर व्यक्ति के शरीर में जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी पेशेंट आए, उस पेशेंट के उस जगह से जहां से हम वो धमनी हम बोलते, रेडियल आर्टरी से हम, जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति के रोग को, जैसा वो रोग है वैसा हम जान पाए, कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आयुर्वेदिक ग्रंथकार ने जिन स्पेसिफिक रोगों के बारे में बताया है, उन रोगों को जानने और डायग्नोस करने के लिए और भी आधार बताया हुआ है। नोट करिएगा, हालांकि वेबसाइट में मैंने इस बातों को मैंने अंकित जरूर किया है। एक शब्द है रोगक्रांत शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत। रोगक्रांत शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत मलम नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वाम शब्द स्पर्श दृगाकृतिम। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यहां से अब हम नाड़ी परीक्षण के विशेष थोड़े थोड़े करके गहराई में जा रहे। ये कंपलसरी है कि जो हम आपको नाड़ी परीक्षण की विधा सिखाएंगे वो हर रोगों को जानने वाला होगा। आपके सामने किडनी के रोगी आए तो नाड़ी से पता चलेगा, लीवर के रोगी आए तो नाड़ी से पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा है कि लकीर के फकीर भी तो नहीं बनना है। मान लो कि कहीं किसी पेशेंट के नाड़ी में आपको नजर नहीं आ रहा है, नाड़ी में लग नहीं रहा, वो चीज आपको दिख नहीं रहा है, आप बता कुछ रहे हो कुछ रहा है, पेशेंट हंस रहा है, उपहास का आप एक विषय बन जाओगे फिर ऐसे में। इसीलिए ग्रंथकार के इस शब्द को कि रोगक्रांत शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत, ये 8 परीक्षण की जो स्थान है उसे हमें कभी नहीं भूलना है। अब वो कितना जरूरी है वो स्थिति ही हमें बताएगा। उन 8 को हमें दिमाग में हमेशा लेकर के चलना है कि जब भी कभी मैं नाड़ी परीक्षण करूं तो स्पेसिफिक किसी रोग से रिलेटेड जब आपके पास पेशेंट आता है, उसके लिए कुछ 8, एक तो नाड़ी हो गया। नाड़ी कब देखना है, किन चीजों को नाड़ी बेहतर तरीका से समझाता है, किन बातों को नाड़ी हमें सही तरीका से ज्ञान देता है। नाड़ी जो है वो हमारे शरीर में प्राणवह स्रोतस को जनाने वाला है। प्राणवह स्रोतस यानी प्राण का मतलब है ऑक्सीजन, प्राणवह स्रोतस का मतलब जहां से ऑक्सीजन उठता है, बनता और निर्माण होता है और स्टोर होता है, जहां से गुजरता है।
स्रोतस का मतलब एक भाई साहब मुझे पूछ रहे थे, सर ये स्रोतस क्या चीज है? स्रोतस का मतलब है रास्ता। तो स्रोतस का मतलब है क्या है? नदी, रास्ता, एक जरिया, एक रास्ता, जिस रास्ते से हम गुजरेंगे सनम। हाँ, क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि इस रास्ते से हम गुजरेंगे सनम। इस रास्ते से होता चला गया, देखा सलाम करता चलूं। तो वो रास्ता है स्रोतस का। हाँ जी, मीडिया। मीडिया। रास्ता का मतलब है वो जगह जहां से ब्लड बहेगा, जहां से ब्लड बहेगा पूरे शरीर में, उस रास्ते को हम बोलते हैं रक्त वह स्रोतस। जहां से प्राण बहेगा, ऑक्सीजन जहां से बहेगा, उस रास्ते को हम बोलेंगे प्राण वह स्रोतस। मांस धातु जिन रास्तों से होते हुए आगे की ओर संचार होता है, गति करता है, निकलता है, उस रास्ते को हम बोलेंगे मांस वह स्रोतस। हमें इतने नीचे होकर के बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है सही तरीका से शायद नहीं समझ पाते इन शब्दों को। तो हमें नाड़ी को कब देखना है? उस व्यक्ति के प्राण वह स्रोतस को समझने के लिए, उसकी ऑक्सीजन की क्या गति है। क्योंकि हमारे जो रेडियल आर्टरीज में जो आ रहा है वो ऑक्सीजन ही तो ब्लड को लेके आ रहा है, रस को लेके आ रहा है। तो और वो जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने से इंसान की मौत ही हो जाती है। ऑक्सीजन ही सभी ऑर्गन्स में पहुंचता है। जो ब्लड है, देखना जितने भी ऑर्गन का जो निर्माण हो रखा है हमारे शरीर में, उन सभी ऑर्गन को ब्लड जो रक्त धातु है वो सभी में जुड़ा हुआ है। आपका जो हृदय है वो भी रक्त के ही माध्यम से बना है, दूसरे धातु भी उसमें जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो रक्त एक ऐसा चीज है जो हर एक धमनी में, हर एक अर्गन में पहुंचा हुआ है और उसी के वजह से हर अर्गन का निर्माण हुआ है। इसीलिए रक्त के अंदर विद्यमान जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन और उस ब्लड के हर एक गति को जानने के लिए नाड़ी परीक्षण किया जाता है। अब आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप उसके नाड़ी देख रहे हो। नाड़ी से किडनी को जानते जरूर है, लेकिन अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहां पर क्या देखना है? उसके मूत्र, उसके यूरिन चेक करना है। तो अब यहां सिद्धांत क्या बोलता है कि नाड़ी परीक्षण के साथ साथ मूत्र परीक्षण भी बड़ा जरूरी है। किसी की अन्न व स्रोतस, अन्न व स्रोतस का मतलब क्या है? जहां से अन्न बहता है, जो भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन जिस रास्ते से होते हुए आगे की ओर जाता है, उस रास्ते को हम अन्न वह स्रोतस बोलेंगे। उस अन्न वह स्रोतस और अपान वायु में अगर कोई समस्या होता है, अपान वायु क्या है? हमारे नाभि से नीचे वस्त स्थान में अपान का निवास होता है, वहां रहता है और मलों को, धातुओं को, दोष को, मूत्र को, सभी चीजों को नीचे की ओर खींचने का काम करता है अपान वायु। इसके ऊपर हम बाद में विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो जहां अन्न व स्रोतस और अपान वायु में कोई समस्या होती है तो उसके लिए हम फिर नाड़ी परीक्षण के साथ साथ मल परीक्षण भी, वो आदमी के स्टूल को जब आप देखोगे तो वहां से पता चलेगा। तो नाड़ी भी हमने देखना है, उसके साथ साथ बोलना है कि आपका जो मल प्रवृत्ति कैसा है और उसका रंग कैसा है, कलर, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें स्मेल आती है कि नहीं, चिपचिपाट है कि नहीं है। वो सभी चीजें से जो चीजें जो है उसके बदौलत हम क्या करेंगे? उसके नाड़ी भी देखेंगे, लेकिन अन्न व स्रोतस और अपन वायु के लिए स्पेशल हम क्या करेंगे? उसके मल को देख। ऐसे ही अगर शरीर के मध्य शरीर की बात होगी कभी तो जिह्वा परीक्षण करेंगे। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में जिह्वा परीक्षण के माध्यम से हम जानते हैं, जिह्वा परीक्षण। ऐसे ही अगर किसी के उदान वायु और प्राण वायु में कोई समस्या है, इनमें संघर्ष कोई हो रहा है, तो यहां पर हम उस चीज को नाड़ी के माध्यम से भी देखेंगे, समझेंगे। और साथ साथ में उसके शब्द परीक्षण, शब्द परीक्षण का मतलब क्या है? उसको आपने बोलना है, बोलने के लिए बोलो भाई। जब वो बोलेगा, खर खर करके आवाज करता है, छोटा पतला आवाज करता है, मोटा आवाज करता है, किस तरह का आवाज करता है, वो सभी चीजों से हम उसके शब्द परीक्षण भी करेंगे। उसके साथ साथ हमें नाड़ी से भी, फिर ये दोनों जगह से हमें यहाँ उदान वायु और प्राण वायु के बारे में समझ में आएगा। अगर किसी के स्पर्श, किसी के स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है,
तो यहाँ हमें नाड़ी परीक्षण भी करना है। उसके साथ साथ व्यान वायु, भ्राजक और श्लेषक, भ्राजक पित्त और श्लेषक कफ, इन तीनों को भी हमें यहाँ पर समझना होगा अलग अलग तरीका से। तो इसको समझने के लिए हमें स्पर्श परीक्षा भी बड़ा जरूरी है। उस आदमी के आपने हाथ को स्पर्श करना है, शरीर को स्पर्श करना है। स्पर्श करने से कैसा स्पर्श दिख रहा है, शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, किस तरह का है, ये भी करना है। तो यहाँ से उसके व्यान, भ्राजक और श्लेषक से संबंधित विकारों को आपको समझ में आएगा और साथ में आप नाड़ी परीक्षण भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दृग सर उदान वायु क्या होता है? उदान वायु के बारे में हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो हम जो भी चीज हम बाद में समझेंगे उन बातों को यहाँ पर बस छोटा छोटा करके हम आपको समझाते हुए जा रहे हैं। बस इसको नोट करते जाइए। उदान वायु क्या है इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। उदान वायु क्या करता है कि हमारे नाभि से ऊपर की ओर गति करने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी उदान वायु का कार्य है, जो ऊपर की ओर लेकर के जाता है ना, वो सारे उदान वायु का काम है। अन्न को क्या कहते हैं अंदर प्रवेश करना, ये सारी चीजें उदान वायु का काम है। अच्छा, ये एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। जो हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं वो सीधे हाथ से करते हैं? सीधे हाथ मतलब जो अगर लेडीज है तो उसके लेफ्ट हैंड से, अगर जेंट्स है तो उसके राइट हैंड से। एक बार जरा आप उसका डेमो दिखा देंगे प्लीज? देखो ये हमारा जो है राइट हैंड है ये। सर 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 कोई आपके पास आसपास में कोई दूसरा आदमी हो या कोई बच्चा हो, उसका डेमो दिखा देंगे प्लीज? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं देखो जरा, यहाँ पर ये है, ये आपका रेडियल आर्टरीज यहाँ पर है, ये देखिए जरा, यहाँ पर आना। इसके ऊपर हम बात करेंगे ना बाद में स्टेप बाय स्टेप। ये 25 दिन का कोर्स है, ये हम कितना विस्तृत रूप से, विशाल रूप से हम इसके ऊपर बात करेंगे। हर एक चीज को मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कल मुझे जिसके ऊपर बात करना है आज मैं थोड़ा सा उसको छेड़ूंगा, फिर कल उसके ऊपर हम फिर विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। ये मेरा तरीका है, समझ में आया? कल हमने जिसके ऊपर बात करना है आज थोड़ा सा मैं तार उसको छेड़ दूंगा, आपके दिमाग में डाल दूंगा, फिर कल उसके ऊपर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो हमने बात किया अगर किसी के आंखों से संबंधित कोई परेशानी है, दृग, तो यहां नाड़ी के साथ साथ हमें उसके क्या करना होगा, नेत्र परीक्षण भी करना होगा। नाड़ी से भी पता चलेगा ही, लेकिन नेत्र परीक्षण भी हम साथ में अगर हम करेंगे तो हमारे लिए सटीक रहेगा, है ना। ऐसे ही आकृति, अब मान लीजिए आपके पास आकृति का मतलब है उस आदमी का कंस्ट्रक्चर, उस आदमी का जो स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका शरीर कैसा है, शरीर का बनावट कैसा है, उस आदमी का शरीर का निर्माण किस तरह से हुआ है, वो कहाँ का रहने वाला है। मान लीजिए कि आपके पास एक आदमी आया, आपके पास एक आदमी आया और अगला कहने लगा कि सर मुझे मेरा नाड़ी आप परीक्षण कर लीजिएगा। अब पता चला वो आदमी क्या है, वो आदमी किसी ऐसे जगह का रहने वाला है जहां पर बड़ा ही ठंडा एरिया है। मान लो कोई कश्मीर से आपके पास रोगी आया, है ना, कश्मीर से कोई रोगी आया, कहने लगा सर मेरा नाड़ी परीक्षण कर लो। तो कश्मीर से आया है, इसको दिमाग में जरूर बैसाना है। कश्मीर का हवा पानी कैसा है, ठंडा है, हमेशा ठंडा बना रहता है, वहां का खान पान अलग तरीका है। तो नाड़ी के साथ साथ उसकी आकृति के बारे में जानकारी भी हमें रखना होगा, वो किस जाति से है, उस जाति में कौन से संप्रदाय में वो आदमी का जन्म हुआ है। जैसे आपके पास एक आदमी आया, आपने नाड़ी देखा, ये एक चतुर विद्या है नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण में आपने सिद्धांत भी लगाना है और दिमाग भी लगाना है। सिद्धांत लगाया, दिमाग नहीं लगाया तो फेल हो जाओगे आप। आपके पास एक रोगी आया, उसने कहा कि सर मैं जो है कश्मीर का रहने वाला हूं और मैं मुसलमान हूं। हमें क्या समझ में आना चाहिए, ये ठंडे एरिया में रहता है, मुसलमान ज्यादातर मीट मछली खाते हैं, इसका मतलब है कि इसके शरीर में जो पाचक शक्ति है वो कैसा है। जाति का बड़ा महत्व रहता है शरीर में। एक आदमी है, वो कहता है कि सर मैं ब्राह्मण परिवार से हूं। ज्यादातर ब्राह्मण लोग मीट मछली कम ही खाते हैं, सिंपल हल्का सा भोजन करते हैं,
खिचड़ी खा लिया, कभी मूंग मसर खा लिया, भाई यही रहता है। तो उनका जो पेट है उसी हिसाब से निर्माण होता है। तो नाड़ी तो हमने देख लिया, लेकिन वो भी चीजें आपको साथ में समझना होगा। किस संप्रदाय से है, वो जो है उसका शरीर का आकृति कैसा है, हाथ पैर कटा हुआ है कि नहीं है, सही तरीके से सुनता है या नहीं सुनता है, तो उसका भी प्रभाव अलग सा हमें समझना चाहिए कि इसके नाड़ी में जो दिख रहा है उसको प्लस माइनस करके हमें यहाँ पर देखना होगा। कमजोर व्यक्ति अगर होगा तो उसकी कमजोरी जो है नाड़ी में दिखाए न दिखाए, लेकिन उसके शरीर अलग ही दिखा रहा होता है। कमजोर व्यक्ति के शरीर में जो पल्सेशन है वो बड़ा मंद गति का पल्सेशन होता है। अब यहाँ जो मंद जो गति है, वो मंद गति तो कफ का भी होता है, मंद गति कफ का होता है, कल का परसों हम बात करेंगे। अब यहाँ मंद गति देख करके आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये कफ वाला गति है। देखना होगा कि उस आदमी का शरीर कैसा है। कमजोर शरीर है तो जो मंद गति है वो उस कमजोरी की वजह से हो रहा है, न कि उसके कफ के वजह से हो रहा है। समझ में आए आप लोगों को? इसलिए ये सभी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी लंबाई कैसा है, उसका चौड़ाई कैसा है, वो स्त्री है या वो पुरुष है, उसका एज कितना है, शरीर का हाइट कितना है, उसका वजन कितना है, वो सभी चीजें आपने पहले नोट करना है। उसके बाद एक अंदाज बनाना है कि हाँ भाई इसका जो नाड़ी जो दिखा रहा है इसका मतलब ये है, इसका शरीर ये है, इसका मतलब ये है। इस आधार पर आपको समझना होगा। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, रोग क्रांत शरीरस्य स्थानानष्टौ परीक्षये। रोग क्रांत व्यक्ति के शरीर को हम न केवल नाड़ी बल्कि 8 जगह से परीक्षण करते हैं। मलम जिह्वम, इसमें नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वम शब्द स्पर्श दृगाकृति, ये 8 जगह हो गया। इन 8 जगहों से अलग अलग परीक्षण करके जब हमें संतुष्टि मिलती है, हालांकि संतुष्टि मिलने के और भी बहुत सारे जरिया है, उसके ऊपर हम हर रोज स्टेप बाय स्टेप करके हम उसको समझेंगे। तो इन बातों को हमें विशेष करके ख्याल रखना होगा। इतने पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लो कि कोई प्रारब्ध वसाद व्याधि से ग्रसित है कोई आदमी, ये भी बड़ा समस्या है। कोई आदमी प्रारब्ध से ही परेशान है। प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्मों के किए कर्मों के संस्कार को लेकर इस जन्म में आया है। आपने एक चीज जेनेटिक प्रॉब्लम सुने होंगे आपने जेनेटिक, माँ बाप में से किसी को मिर्गी हो गया या चाचा ताऊ में से किसी को मिर्गी हो गया, तो उस बच्चे को भी उसी कारण से मिर्गी हो रहा है। लो जी, ये ऐसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। तो यह जो है उसके शरीर के कारणों से नहीं बल्कि प्रारब्ध से हो रहा है। अब इस प्रारब्ध को कैसे देखोगे आप? आपके सामने आया, बोला सर आप देख के बताओ जी। अब नाड़ी में तो क्या है, नाड़ी में तो वही बातें हैं कि भाई उसके शरीर की जो दोष है, किस वजह से, दोषों के वजह से ही रोग होता है। भाई यहाँ तो दोष तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जो व्याधि है वो किस कारण से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रारब्ध वसाद रोग है। जितने भी जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वंशानुगत जितने भी व्याधि है, उन सभी व्याधि को हमें प्रारब्ध जनित व्याधि, पूर्व जन्म में किए कर्मों के संस्कार स्वरूप, पूर्व जन्म में जो संस्कार था उसके फल स्वरूप आज जो हमें भोगने को मिला उसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो उस प्रारब्ध को चेक करने का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको। जन्म पत्री निर्माण करना, उसको बनाना, ग्रहों की क्या पोजीशन है, वहां से फिर हम उसको चेक करना होगा। वहां देखा सूर्य इस इतने अंश भोग करके इस नक्षत्र में बैठा है, और दूसरी राहु शनि सरीखे पापी ग्रहों के साथ इतना मतलब डिफरेंस में इस हिसाब से बैठा हुआ है। इस अंदाज से फिर हमें उस रोगी का डायग्नोस करना होगा। तो जो भी अगर ये ज्योतिष जो है ना, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। इसके ऊपर भी हम कभी क्लास लगाएंगे। मैं जानता हूँ, लोगों को मैं पढ़ाता हूँ ये, लेकिन अभी थोड़ा समय के अभाव में इसका मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस भी पढ़ाऊंगा, वो भी उसी शेयर एंड अर्न के माध्यम से, जो मैंने वेबसाइट में बनाया है। हर रोज उसमें आप जाकर शेयर करिए, जो अमाउंट जनरेट होगा उतना पर्याप्त है हमारे यहाँ से आपको नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए। तो ज्योतिष के माध्यम से फिर आयुर्वेद भी ज्योतिष की बात करता है
किसी एक हिस्से को न मानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का सबब बन जाता है। नहीं जी, मैं तो दूसरे धर्म से हूँ, ज्योतिष को नहीं मानता। आप किसी धर्म से हो, आयुर्वेद तो आप मानते हो, तो आयुर्वेद के एक सिद्धांत, एक पक्ष को मान के दूसरे को न मानना थोड़ा-सा गलत बात है। किसी धर्म की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ एक सिद्धांत की बात है। हम किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए डायग्नोज करने जा रहे हैं। तो डायग्नोज में जो बातें आयुर्वेद ने बताया है, ग्रंथकार ने बताया, उसको समझना, उसको जानना, देखना, उसको हृदयंगम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी। तो आज का हमारा क्लास इतना ही है। हाँ जी, एक मिनट सर जी भी आपने कहा कि पूजन के संस्कार है बच्चों में जी, जीवन भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूर्व जन्म के संस्कार क्या है? पूर्व जन्म में हमने कुछ किया, उस कर्म के फल स्वरूप इस जन्म में आपको कुछ मिल सकता है। उसको जानने का एक ही विधा है और उसे बोलते हैं हम ज्योतिष। इस चीज को आयुर्वेद भी स्वीकार करता है। आयुर्वेद के देखो कितने सारे बातें हैं आयुर्वेद में है भाई। नक्षत्र को देखो, दवाई बनाने के लिए पुष्य नक्षत्र है या श्लेषा नक्षत्र है, किस नक्षत्र में कौन सा वनस्पति को निकाल करके ले आना है। तो ज्योतिष के बगैर आयुर्वेद कभी सिद्ध नहीं हो सकता। एक सफल चिकित्सक बनने के लिए ज्योतिष को जानना बहुत जरूरी है। और मेडिकल साइंस ज्योतिष का एक बहुत विस्तृत, बहुत विशाल एक सिद्धांत है। एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। तो मैं कब फिर कब सिखा रहे हो? हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, डॉक्टर योगेश सर आगे। आज का हमारा नाड़ी का क्लास यहीं पर हम समापन करेंगे और यहीं से हमारा चरक का क्लास भी शुरू हो जाएगा। जिन्होंने चरक पढ़ना है वो बैठे, जिन्होंने चरक पढ़ चुके हैं, हृदयंगम पहले से हो रखा है, वो यहाँ से अब जा सकते हैं। तो मैं नहीं कह सकता बैठे, अच्छी बात है। चरक को समझना हर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए जरूरी है। हाँ जी, हाँ धर्मगुरु जी। हाँ जी। डॉक्टर रविंद्र जी का एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर किस हाथ से पल्स चेक करें? अरे भैया, अगर किसी के लेफ्ट हैंड में आपको अगर नाड़ी परीक्षण करना है तो लेफ्ट हैंड में आप अपने राइट हैंड से आप देखिए जरा। अपने आपका राइट हैंड है ना, तो अपने लेफ्ट हैंड से देखिए। आपके राइट हैंड में देखना है, आपके लेफ्ट हैंड में देखना है तो अपने राइट हैंड वहां लगाइए। ऐसे ही पेशेंट के भी है। उल्टा देखते हैं ना? उल्टा देखना है, उल्टा। ग्रिप को हमेशा ऐसे करके बनाना है, ऐसे ग्रिप बनाना है। ये देखिए ऐसे ग्रिप को ऐसे नहीं बनाना, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो बात तो सही है आपकी। यानी कि अगर कोई फीमेल आ गई तो डॉक्टर किस हाथ से चेक करे उन्हें? या पता तो फीमेल का तो लेफ्ट हैंड करना है, पर हाँ। डॉक्टर किस हाथ से? राइट हैंड से करिए। राइट। और अगर कोई मेल आ गया तो मेल में भी राइट से ही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। राइट से क्यों नहीं हो सकता? सर वो उसमें श्लोक वगैरह है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। स्त्रीणाम विद्वामस्ते वामपादेच्चैव यत्नच्च शांते संप्रदाय तथा स्वानुभावेन च। नहीं, वो तो कहाँ से देखना है वो बात है ना। उसको भी बस आप जो है आपने अपना राइट हैंड को ही लगाना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो अंगूठ है ना, अंगूठे के नीचे का जो है ना, आपकी ये तर्जनी उंगली है ना, ये जो पहली उंगली है ना, ये आपकी रहनी चाहिए अंगूठे। हाँ। पेशेंट के अंगूठे के नीचे वाले पे सबसे पहले आपकी तर्जनी उंगली आनी चाहिए, क्योंकि ये वात की है, दूसरी उंगली पित्त की है, ये कफ की है ना जी। तो जब भी आपने जैसे देखिए, कल आप लोग ना अभी कंफ्यूज मत होना। अभी जो हमारी इसकी प्रारंभिक जो सिद्धांत की बात है उसको आप लेते हुए चलिए। आप लोगों को कल इसी के ऊपर हम बात करेंगे ना, इसी के ऊपर बात करेंगे। जब दोषों के ऊपर जब जाएंगे ना, दोष को समझने के लिए, तो वहां हम फिर 3 दिन है जी इस चीज को समझने के लिए। मैंने 3 दिन रखा हुआ है। वो अंगुली कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये सारी बातें हैं वहां पर। चलिए, चलो नमस्कार जी योगेश सर जी, आप आइए, अपना क्लास को आप शुरू करिए। प्रणाम सर। सब बढ़िया है? हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। डॉक्टर साहब प्रणाम सर। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। पंडित जी, ज्योतिष शास्त्र में